हाँ जी बच्चों, क्या डिस्कस करना था हमें आज? चलो मैं तो इसी क्वेश्चन का क्या आंसर है। हमारा क्या, हमारा क्या 13 बाय और 2 kg वाले का 5/3 और 1 वाले का 5/3। तो ये आंसर्स बनेंगे आपके। ठीक है, 13/4 5/3 और दूसरे वाले की भी 5/3 बनती है ना। तो सबको लग गया आइडिया कि कैसे करने हैं क्वेश्चन? ओके, तो अब क्या हो जाता है बच्चों, 3 ब्लॉक वाले सिस्टम में ना, मतलब केसेस तो बहुत सारे बन जाते हैं। इट इज योर लक कि कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आएगी। हो सकता है किस्मत को आपने में ऐसे ही केसेस दिया हो कि मतलब आप जो हम स्टार्ट तो तीनों स्टैटिक से ही करते हैं, हो सकता है वहीं पे ही खत्म हो जाए, हो सकता है वो आगे की आगे चलता रहे ना। हाँ जी, इसमें मैंने कुछ काम दिया हुआ था, एक्सरसाइज 1 है ना। कहाँ से करनी थी बच्चों? एच से। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1 एच पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स एड्स मोशन, डिस्ट्रॉयज रिलेटिव मोशन, sometimes helps and sometimes opposes motion, increases the relative velocity between the bodies। क्या आंसर आना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, अगर तो डिस्ट्रॉयज मतलब कि उसको कम करती है रिलेटिव मोशन को, कि अगर रिलेटिव मोशन है तो उसको खत्म करती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताओ बच्चों, बी एंड सी बोथ आर फाइन, दोनों का वही मीनिंग है। मतलब सी क्लियर नहीं कर रहा कि भाई हाँ किस केस में, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव मोशन करवाने के लिए खत्म करने के लिए कभी वो मोशन को हेल्प करे और कभी मोशन को अपोज करे ना। क्या दिया हुआ इसका आंसर पीछे? सिर्फ सी दिया, तो बी भी ठीक है, बोथ आर फाइन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो, ये जान के यहाँ डला हुआ है। आपको ख्याल होगा मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन की मल्टीपल थ्योरीज हैं फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी इरेगुलरिटीज वाली, ख्याल है? तो एक्चुअली उसको कहते हैं ओल्ड थ्योरी। एक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें कि फ्रिक्शन का रीजन कुछ और होता है, मतलब वो कुछ और फोर्सेस हैं जो भी विच इज बियॉन्ड आवर स्कोप। ठीक है, तो हमारी वाली जो थ्योरी है वो तो ये कहती है कि अगर आप परफेक्टली स्मूथ कर दोगे तो क्या होगा भाई, इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएंगी, तो फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाएगी। आपने एक और बात देखी होगी बच्चों कि हम इनडायरेक्टली जो यूज करते हैं अभी तक, कि जो हमारे वाली थ्योरी है वो ये भी कहती है कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करती है ना। हमें कभी भी जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके एरिया से रिलेटेड तो कुछ नहीं कहना पड़ा। तो जो फ्रिक्शन की एक और थ्योरी चलती है जो मॉडर्न थ्योरी है, वो ये कहती है कि उसके हिसाब से अगर इसका आंसर देना हो, ठीक है, वो ये कहती है कि मतलब बेसिकली वो एरिया डिपेंडेंट होती है। तो वो ये कहती है कि अगर आप सरफेसेस को बिल्कुल स्मूथ कर दोगे तो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है और जान के यहाँ डाला हुआ है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि अगर तो आप इसको ओल्ड थ्योरी के हिसाब से आंसर करोगे तो क्या आंसर बनता है? 0। अगर आप इसको न्यू थ्योरी के हिसाब से आंसर करोगे तो वेरी लार्ज। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कहाँ पे न्यू थ्योरी चलती है और ओल्ड नहीं चलती। जैसे अगर आप 2 आइस के पीस लो, उनको आपस में टच करो, तो वो आप देखना कि ऑलमोस्ट चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, उनको फिर मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज वन केस जहाँ पे न्यू थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर पाते हो, ओल्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
ठीक है। बट हाँ, हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं सब कुछ करना है हमने ओल्ड के हिसाब से ही करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ डला ही इसलिए हुआ है कि आपको ये समझ आ जाए कि देयर आर टू थ्योरीज। ठीक है, तो जस्ट मेक अ नोट कि इसका आंसर ओल्ड थ्योरी के हिसाब से 0 है, न्यू थ्योरी के हिसाब से वेरी लार्ज। एंड ऑल्दो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिल बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपने कभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, ओल्ड थ्योरी से, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आगे 11th क्वेश्चन, क्या सिचुएशन है ये? 11th क्वेश्चन की सिचुएशन लाइक दिस, ऐसे पकड़ा हुआ आपने। क्वेश्चन में ये लिख दिया है जस्ट स्टार्ट, तो मतलब लिमिटिंग। ठीक है, तो क्या पूछा? वेट दिया हुआ है, ईच हैंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40। तो बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 80 किसने बोला? हर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना? 40 होगा ना। इस हैंड ने 40 लगाई तो इसको ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन 40 लगेगा। ऐसे ही दोनों से 80 तो नहीं बना। हम तो हर सरफेस पे इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन क्या लगेगी? म्यू एन, इधर से भी म्यू एन, और उसको क्या करना है नीचे, मतलब उसको mg को बैलेंस करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 2 म्यू एन इक्वल टू mg, राइट। जैसे बच्चों यही एग्जैक्ट सिचुएशन होती है, आपने शायद देखा होगा, जैसे कई पर्टिकुलर ना, जैसे क्लिफ्स वगैरह में अगर आप दो ऊंची पहाड़ियां उनके बीच में फंस सकते हो, मतलब समवॉट लाइक दिस। इमेजिन करो ऐसे दो पहाड़ियां हैं और उसके बीच में एक पर्सन इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है ना कि दोनों साइड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी दोनों साइड से वो mg को बैलेंस करेगी। तो इसी का और सिंपल फॉर्म हो गया ऐसे केस। अभी अगर डस्टर को रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो कैसे हो रहा है? एक इस डस्टर का एफबीडी बनाएंगे तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रही है ऊपर को, तो वो फ्रिक्शन क्या कर रही है? mg को बैलेंस। आगे बच्चों, लिमिटिंग आ गया वर्ड। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज √3 टाइम्स द नॉर्मल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गई? रिजल्टेंट ऑफ n स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 टाइम्स n। इसको सॉल्व करो, आंसर निकलेगा। नहीं नहीं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लिखा है, तो क्या पता कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो उसके साथ फ्रिक्शन लग रही हो आपको, तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि और कोई फोर्स नहीं लग रही। आगे कौन सा? इंक्लाइंड प्लेन, बस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक नहीं, अलोंग तभी ब्लॉक मूव करेगा। परपेंडिकुलर लगाओगे तो ब्लॉक कैसे मूव करेगा? फिर तो रोक सकते हो बस हम। तो मतलब आप देखो, एक केस है मूव डाउन का, जब मूव डाउन करवाना है तो फोर्स कैसे लगाओगे आप? नीचे की तरफ,
तब फ्रिक्शन किधर को लगेगी, ऊपर की तरफ। जब आप करोगे मूव अप तो फोर्स ऊपर को लगेगी और फ्रिक्शन नीचे। आगे आई पार्ट, आई में कह रहे हो जे में कह रहे हो? आई में फर्स्ट का व्हाई इट्स इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। इसमें क्या होता है बच्चों कि आप सोचो कि जैसे ये आपका लॉन रोलर है, दो सिनेरियोज। एक केस है मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब लॉन रोलर क्या कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इस केस में एफबीडी कैसा बनेगा, मतलब एक एफ का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक एमजी आएगा और एक एन आएगा। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन हमें पता है म्यू एन आएगी। वर्सेस आप एक दूसरा केस बनाओ जब आप उसको ऐसे पुश कर रहे हो, अब एक वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का नीचे आएगा ना, और फ्रिक्शन वही नीचे को और एन ऊपर को। ध्यान से एन को देखो, किस केस में एन बढ़ जाएगा, ऊपर वाले केस में एन बढ़ जाएगा, तो मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो वहां पे आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो इट्स ऑलवेज इजियर टू पुल देन टू पुश। हाँ, अगर आप कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने लॉन रोलर लिखा है क्योंकि उसमें हमेशा आप टेढ़ी फोर्स ही लगा रहे होते हैं। बट यू कुड आस्क कि असली में तो ऐसा नहीं होता। लॉन रोलर कैसे चलाते हैं, पुश करके ही चलाते हैं। क्यों? हमें घास काटनी है, हमारा पर्पस लॉन रोलर को मूव करना नहीं है, राइट? अगर तो सिर्फ उसको मूव करना हो तो फिर हम खींच के पुल कर लेंगे, काम हो जाएगा। बट घास काटने के लिए ज्यादा जोर चाहिए, मतलब ज्यादा नॉर्मल चाहिए, इसलिए वी हैव टू पुश। आगे बच्चों, आई पार्ट, एनी अदर डाउट? डन। जे पार्ट, हो गया? तू नहीं गई थी? मान गया? ठीक है, चलो अब आई थिंक आपको फ्रिक्शन का फेयरली आइडिया लग गया, काफी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। इट इज स्टिल अ वेरी वास्ट टॉपिक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, बट स्टिल अपने को जितने चाहिए उतना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रैंकली आज तक कभी 3 ब्लॉक तक का क्वेश्चन कभी नहीं आया किसी एग्जाम में, ठीक है। मतलब आईआईटी ने भी जितने क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, मेंस में तो बच्चों स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। मतलब जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल या तो एक ये वाला क्वेश्चन है या एक और क्वेश्चन था जिसमें वो एन की टर्म्स में था कुछ, था ना कुछ एन टाइम्स जो था। हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार आया था मेंस में, तो मेंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। आईआईटी वाले मतलब सी क्या होता है ना, अगर आप सोचो ध्यान से कि 2 ब्लॉक से आपने 3 ब्लॉक कर लिया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल नहीं इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ क्या है कि हाँ आपने उसको ज्यादा रिगरस कर दिया कि भाई हाँ ज्यादा क्वेश्चंस बना के उसको सॉल्व कर दो। तो ऐसी चीज वो अवॉइड करते हैं, वो हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे कि भाई हाँ आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है या काइनेटिक लग रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 3 करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एमजी साइन थीटा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी जो आप कह रहे हो एग्जैक्टली वो चीज हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें भी यूज की थी, ठीक है। हम बच्चों सिर्फ फोर्स से नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन किधर को लगेगी, हम तो इससे बता पाएंगे कि इवेंचुअली ब्लॉक किधर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सिंपल केस ने कि मान लो मैंने इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, तो अभी और कुछ नहीं रखा, तो अभी ब्लॉक किधर को जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे को, है ना। तो
अभी तो वो नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जांपल हम कर ही लेते हैं, मान लो जो mg sin थीटा है उसकी वैल्यू 10 आती है, ठीक है, तो अभी वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर को, कोई सोचने वाली बात नहीं। मान लो आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हो, इससे ना कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको कहा जाए कि एक फोर्स हमने ऊपर को लगाई, बताओ फ्रिक्शन किधर को लगेगी? एकदम माइंड में आता है कि उल्टा करके लगा दो नीचे को। अब मान लो आपकी जो फोर्स है, जब तक आपकी फोर्स लेस देन 10 है बच्चों, क्या होगा? स्टिल ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन ऊपर को ही लगेगी। वो तो जब आपकी फोर्स 10 से बढ़ जाएगी तब ब्लॉक में ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी, तब फ्रिक्शन नीचे को लगना चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन सकता है जो हमने कल किया था क्लास में, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, तो आप निकाल सकते हो दो केस बना के, एक में फ्रिक्शन नीचे, एक में फ्रिक्शन ऊपर। ठीक है जी, फिर बच्चों बढ़े आगे, अगला चैप्टर करें शुरू। हाँ चलो वो भी कम करें कम। थ्री भी होगी मेरी डिस्कस, चलो कर लेते हैं अभी, लेट्स फिनिश इट ऑफ। क्या कर रहा था बच्चे इसमें हमें? इसमें बताओ। हाँ, ये ऐसे ही होता है हमेशा, जैसे मतलब वेरी मच नेचुरल कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ वहां नहीं हुए, घर जाके हो गए, ठीक है, बट इसमें मतलब अपने आप को झूठी तसल्ली मत देना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे आता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यही सीखना है कि उसी प्रेशर सिचुएशन में हम कैसे कितना एकदम सोच पाए और कर पाए। ठीक है, दैट इज समथिंग विच कम्स प्योरली विद प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे हमें वो आदत पड़ती जाएगी और हम उतने फास्ट होते जाएंगे। सिक्स, सिक्स question, football is rolling down a hill of unknown shape. The speed of ball at different times is noted as given below. So what we can see is कि पहले सेकंड में 4 से बड़ी, दूसरे में भी 4 से बड़ी, तीसरे में 8 से बड़ी और चौथे में भी 8 से बड़ी। सीधा ही पहले 2 सेकंड्स के लिए सेम एक्सेलरेशन है, उसके बाद अलग है, तो बस 2 सेकंड्स के बाद चेंज आना चाहिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब उसके हिसाब से सी और डी दो ऑप्शंस आ सकती हैं, वो कैसे चेक करोगे? कि पहले ज्यादा होनी चाहिए, मतलब क्लियरली बाद में चेंज ज्यादा आ रहा है तो मतलब बाद में एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो मतलब ज्यादा स्टीप होना चाहिए बाद में, तो उसके हिसाब से क्या आंसर बन गया? सी, राइट। नहीं वो तो हमें पता ही है, mg sin थीटा ही आता है ना, एक्सेलरेशन g sin थीटा ही होती है इंक्लाइन प्लेन पे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होती है ना, तभी बता सकते हैं हम, अगर कांस्टेंट ना आती फिर तो बता ही ना पाते। आगे फर्स्ट चीज तो माइंड में आनी चाहिए थी डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब एकदम ऑप्शंस को देखते सार पता चल रहा है कि भाई डायमेंशनली सारी ऑप्शन अलग अलग हैं। इज इट? नहीं, सी और डी सेम है। हाँ, सी और डी तो डायमेंशनली सेम है। हाँ, सी और डी सेम है, तो एटलीस्ट दो पे तो आ गया था काम सीधा। ठीक है, आंसर। अच्छा हाँ, नहीं ये चेक करो कि क्या सिर्फ टाइम वाली डायमेंशन एक की हैं। डायमेंशनली तो टाइम
एज आई कैन सी सिर्फ ए में ही बन रहा है। क्या नहीं, रूट आर बाय जी बन तो रहा है। इतना आसान नहीं है, करना पड़ेगा। ओके, तो डायमेंशनली तो AC D तीनों ही सेम हो गए, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा आपको। और देखो इसमें करना क्या था बच्चों, टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम, ये हुआ नहीं, तो स्पीड क्या करनी है भाई, इंक्लाइन प्लेन ही तो है। इंक्लाइन प्लेन पे आप बनाओ, एक्सेलरेशन क्या बनेगी, जी कॉस थीटा बनेगी इस केस में, ठीक है। एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा है, कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस कितना है, ये तो ज्योमेट्री से निकाल लोगे, आर अपॉन कॉस थीटा बन गया। तो फिर क्या करना है, इस पे सेकंड इक्वेशन लगाओ, आंसर उसे नहीं आया। एक मिनट, ये चेक कर लो, लेट्स चेक। आपने लेंथ ए बी क्या निकाली, एक जो गलती आप कर सकते थे, जो फिगर से मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बी और ओ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना। वो तो आप एंगल थीटा दिया हुआ है आपको, तो आप उससे निकालोगे कि क्या बनेगी वो लेंथ ए बी। हाँ वो लगा सकते हो आप बिल्कुल। ये बी को नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो उससे वो ए बी जो लेंथ है वो 2r cos थीटा बन रही है। आपने शायद r√2 ना ले लियो, अगर आप उसको पूरा डायगोनल मानोगे, ठीक है, समझ गए। क्या, नहीं नहीं, वो नहीं होती एक प्रॉपर्टी, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो बी पे 90 डिग्री बन गया ना एंगल, तो बी पे 90 डिग्री बन गया, तो जो डायामीटर है वो हाइपोटेन्यूज बन गया, तो उससे निकाला आपने। आगे 8 तो सीधा 9 हो गया होगा, 10, 11, let's see, inclined plane with same speed u as shown, mark the correct option. गट फीलिंग तो मत यूज करना प्लीज, गट फीलिंग बहुत खतरनाक होती है फिजिक्स में। मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता, मतलब मुझे तो हर क्वेश्चन में होता है पूरा सॉल्व करो, ठीक है। मतलब ये है कि एनर्जी से सोचोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, मतलब स्पेशली जब हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, याद है MGH जो, जिसमें ताकि अलग अलग एंगल्स पे हमने फेंका है। तो आप सीधा ये सोचो कि वर्टिकल हाइट किस केस में सबसे ज्यादा ट्रेवल होएगी, ए के केस में, है ना, तो ए की स्पीड सबसे ज्यादा होएगी, फिर उसके बाद बी की होएगी, फिर सी। दिस इज द बेस्ट वे। देखो बी तो जो है वो ऐसे जाके ऐसे ही गया, तो वो तो इतनी हाइट ही गिरा, मेरा ए यहाँ से ऐसे कुछ नीचे आएगा, तो ए की हाइट ज्यादा है ना। क्यों, ए और बी तो बहुत ऑब्वियस है, तो अब तीसरा सी होगा। ये तो, हाँ बट यहाँ नहीं होगा। क्या कह रहे हो, कौन सा, क्या साइन 37 की वैल्यू नहीं बता दी, गलत है। एक मिनट,
नहीं मतलब सी मतलब मैं जो देख रहा हूँ, आपको टोटल डिस्टेंस पता है 500, टाइम पता है, ठीक है। आपको जो कार बी है उसकी स्पीड पता है, राइट। तो कार बी की स्पीड क्या हुई, 1053, 37 नहीं 1053, 4/3, करेक्ट। तो यूनिट्स क्या होंगे कार बी की स्पीड की इस ग्राफ से, किलोमीटर्स पर मिनट। आप इस ग्राफ की स्लोप ले रहे हो, तो इस ग्राफ की स्लोप में तो वो किलोमीटर्स पर मिनट बनेगा ना, ठीक है। तो मैं एक तरीके से दिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका कुछ सोचते हैं। तो कार बी की स्पीड पता है, टाइम पता है, तो अब आपको क्लियरली ये भी दिख रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे, 4/3 × t प्लस कार ए की जो भी स्पीड है दैट इंटू टी इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना है कि टी को मिनट्स में ही डालना है। तो इससे कार ए की स्पीड निकल आई, ठीक है। और पूछा क्या है, ये पूछा है कि आर का डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए निकालना है। तो वो क्या हुआ, मतलब वो तो सीधा ही कार ए की स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो वो एंगल 90 वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। हाँ ठीक है, आर से परपेंडिकुलर नीचे को, अच्छा ठीक है 150 हो गई, हाँ। वो उससे ज्योमेट्री से, ठीक है। तो मतलब आप इसमें ये कर सकते थे ना कि आप इक्वल नहीं ले रहे, मतलब आप इस यूनिट्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ग्राफ जिन यूनिट्स में है आप सारी वैल्यूज उन यूनिट्स में लो बस। पॉइंट इसकी वो कटने चाहिए। ना ना, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि ये ग्राफ से कैसे होगा। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? तो ये 500 है, और यूनिट्स माइंड में रखो, ये 500 किलोमीटर्स है, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको पता रहे कि क्या कब क्या कर रहे हैं। और ये 150 मिनट्स है, ठीक है। तो कार बी ऐसे आई, कार ए ऐसे आई। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है कैसे किया, क्या कंडीशन लगा सकते हो आप?
बोलो भाई। सी, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो बन रहा है? एक मिनट ऐसे सोचो, नॉट डायरेक्टली एरिया। कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो ये वाला एरिया होगा? नहीं। कौन सा एरिया होगा जो कार बी ने ट्रेवल किया डिस्टेंस? ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, राइट? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो जो कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सीधा ये वाली लेंथ नहीं है? और ये तो आपको पता ही है कितनी है। ये कैसे ज्योमेट्री से कैसे निकलेगी? ये 53 बन गया, आपको बेस पता है 150, तो 150 इंटू tan 53 कर दो, तो उससे आपके पास ये वाला निकल आया डिस्टेंस। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब आपके पास नीचे वाला आ गया, टोटल तो 500 आपको पता ही है, और आपको टाइम पता है कार ए का, तो उससे कार ए की स्पीड निकलेगी सीधा। हाँ हाँ, यही तो पूछा है, सीधा 300 आ गया। क्लियर? मतलब आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछा है। आगे। आई थिंक इसमें 15th में ना इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन यूज होगी। वो आपने, हाँ वही कह रहा हूँ। अब तो आपको एक सेकंड में मैं समझा सकता हूँ क्योंकि अब तो फोर्स कर लिया, और अब तो मैं इलास्टिक बिना यूज किए भी आपको समझा दूंगा। उस टाइम पे ये सोचना मुश्किल होता क्या, इसका मैं समझा देता हूँ आपको, एटलीस्ट अब तो हम समझें कि आपको क्या कहा है कि उसने उसको हिट किया, और आपको ये कहा है कि सब्सिक्वेंटली मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनल टाइम टेकन ऑफ द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे यहाँ पे क्या बात समझने वाली हो जाती है, इंक्लाइन का एंगल क्या था? इंक्लाइन का थीटा था या उसको? बॉल का थीटा था। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि बॉल ने इसको जहां भी स्ट्राइक किया, उसके बाद वो बॉल ऐसे वर्टिकल जा रही है। ठीक है, आपने शायद क्वेश्चन में ये भी पढ़ा हो कि लिखा हुआ था स्मूथ इंक्लाइन, है ना? तो अब बच्चों क्या होता है, देखो, तो जब बॉल इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगी, आप उस इंस्टेंट पे निकाल सकते हो अपने नॉर्मल कैलकुलेशन से कि अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या वेलोसिटीज होंगी। अब हमें जो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी बच्चों, वो ये है कि जो भी ये वाली वेलोसिटी थी वो रिवर्स हो गई। अगर जैसे हम कहते हैं ना कि बॉल ने रिबाउंड किया ग्राउंड से, तो यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी है वो रिबाउंड हो गई। जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो बॉल पे फोर्स लगेगी इंक्लाइन प्लेन से, वो तो अलोंग द नॉर्मल ही लगेगी, तो जो चेंज आना था वो उसमें ही आना था।
जो अलोंग द इंक्लाइन वाली है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना, करेक्ट। तो आपको ये पता चल गया कि बेसिकली आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, कि जो भी ये कंपोनेंट्स थे, मतलब मान लो ये V1 V2 थे, तो V1 एज इट इज रहा और V2 भी क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स कर गया। और आपको ये भी पता है बच्चों कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट बनना है वो वर्टिकल बनना है, तो उससे आपके पास V1 V2 में रिलेशन निकला। मतलब यू ऑलरेडी नो कि ये तो 45 है, तो आसानी हो गया। 45 में तो कुछ सोचना ही नहीं। बेसिकली क्या कंडीशन आ गई V1 V2 पे, बोथ इक्वल, tan 45 लग जाएगा ना, तो ये कंडीशन लगेगी। बट यस, उस टाइम पे आप ये नहीं कर पाते, इट वुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ दिस इलास्टिक कोलिजन। वो खुद से मान लिया, हाँ वही। आगे बचो। 17 18 फिर इलास्टिक। हाँ इसमें तो कुछ नहीं है इलास्टिक वाला, ये तो हाँ हाँ मैं करा रहा हूँ। सी यही इस क्वेश्चन में समझता था। सी इसमें इन्होंने ये कहा है कि ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों जिसका एंगल ये वाला 30 है, ठीक है। समझो कि अगर मैं ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना दूं, तो ये जो अंदर वाला एंगल है ऐसे, वो 30 है, ठीक है। और आपको ये कहा है कि नॉर्मली जो हमने जितने क्वेश्चंस करते थे इंक्लाइन वाले, वो कैसे करते थे हम, कि हम इंक्लाइन के लॉन्ग ऐसे भेजते, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि ये तो एंगल 30 है जो है, और आपको इस लाइन के अलोंग आपने उसको 53 डिग्री से फेंका, ठीक है। तो मतलब उसका पाथ जो होगा तो कुछ ऐसे ही होना पड़ेगा। वर्टिकली नहीं फेंका, इसके अलोंग फेंका। is particle initial velocity of particle is along incline and at an angle of 53 degree with the horizontal line AB। तो ये जो horizontal line है इससे 53 डिग्री पे ऐसे फेंक दिया, along incline लिखा है ना, तो उसकी जो मोशन हो रही है वो तो सारी इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हो रही है। 3 वेक्टर्स बने इसमें, ठीक है। ये है परफेक्ट हाइट टाइप क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सी मैंने आपको हमेशा, आपको याद होगा जब इंक्लाइन प्लेन भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था वो एक स्पेशल केस है, आपको तो अप्लाई करना आना चाहिए। तो अब हमने इसको और फर्दर बिल्डअप कर दिया, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, कोई सोच सकता है कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचो, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 25 cos 53, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? उस वो तो हॉरिजॉन्टल ही है, उस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन आई ही नहीं, ठीक है। अब ये सोचो कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी, मतलब आपको किस क्वांटिटी में इंटरेस्ट है? आपको इंटरेस्ट है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो कि इंक्लाइन के अलोंग है ना। मतलब देखो बच्चों, आप नॉर्मल जो इंक्लाइन था उससे सोचना इसको बहुत आसान था। सी अगर मैं पार्टिकल को ऐसे फेंकता इस तरह,
तो आप मुझे एकदम कहते कि सर अलोंग द इंक्लाइन क्या कंपोनेंट है, ये कौन सा होता है? ऐसे इधर को अलोंग द इंक्लाइन कौन सा होता है? जी साइन थीटा। वो अब भी होगा अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, और क्या इस केस में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा? ये आपका फेस है, एक तो मैंने आपको कहा कि इस फेस के ऊपर ऐसे जा रहा है, एक तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर को चाहिए हमें, वो कितना है? ये तो जीरो ही है, तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो कि इधर को है, वो कितना है? जी साइन थीटा। बस उससे सॉल्व करना। हमने जब इसको प्रोजेक्ट किया है वो किस तरह से किया है? इसके अलोंग ही किया ना, अलोंग द इंक्लाइन। तो इसने तो ऐसे ही मूव करना है बच्चों। तो जो नॉर्मल सिनेरियो में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जी कॉस थीटा आ जाता था जब हवा में फेंकते थे, अब वो नहीं आ सकता। क्यों? अब तो टच ही कर रहा है इंक्लाइन के अंदर, थोड़ी जाएगा वो। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन उसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। बची कौन सी एक्सेलरेशन? सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन, ये वाली डायरेक्शन। इसमें क्या होगी? जी साइन। हाँ, मैंने इंक्लाइन के फेस को एक्स और वाई बना दिया। आया समझ बच्चों क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करनी थी, कंसेप्ट तो कुछ भी नया नहीं इन्वॉल्व हुआ है ना। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसमें कितना स्कोर? कितने मार्क्स का था ये? 73। तो मैं बच्चों एक बार को आपको फिर से वही चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपको पिछले में भी दिखाई थी, कि जैसे हम कहते हैं कि इन क्वेश्चंस को सीधा छोड़ दो, फिर कितने मार्क्स बनने चाहिए थे, कि टाइम किन क्वेश्चंस पे लगना चाहिए था। पहला क्वेश्चन पक्का होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीसरा आप सीधा पता है क्या करना है। चौथा सीधा पता है क्या करना है। पांचवा पता है क्या करना है। सिक्स भी आसान था, ठीक है। ये मतलब जैसे समथिंग अगेन टिपिकल आईआईटी, बहुत सिंपल चीज को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि आपको लगे कि पता नहीं क्या करना था इसमें, ठीक है। तो मतलब पहले पांच तो पक्का ही होने चाहिए थे, ठीक है। सिक्स चलो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देना चाहिए, कि कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा ना। पहले पांच में तो बिल्कुल ही पता है कि क्या करना है, पढ़ते सार पता है, इसमें फिर भी कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट के लिए इसको ऐसे याद रखते हैं हम, 5 इजी 1 मीडियम, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट टाइम में अटकते हैं इस पे। फर्स्ट टाइम में बच्चों एक बात प्लीज देखना, बच्चों एक बात समझो, टेस्ट देते हुए कभी ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, ठीक है। टेस्ट देते हुए सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि मेरे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे। होता क्या है बच्चों, जब हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस है, जो हमारा टेम्परामेंट है, उसको खराब करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए। आप जैसे ही किसी क्वेश्चन पे अटकोगे, आप वहां पे टाइम लगाओगे, ठीक है। जनरली जब आप टाइम लगाओगे तो दो बातें होंगी, या क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। मोस्ट लाइकली वो नहीं होता, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपने उस पर टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर आप परेशान होके आगे, मतलब मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये आता आपके पास, वर्सेस क्वेश्चन नंबर 7 ये आता, व्हाट विल बी योर मेंटल स्टेट? इसने तो कुछ, अगेन सीधा फेमिलियर सिचुएशन, पता है क्या करना है, किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, है ना। हाँ, हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही अगेन किया हुआ है आपने, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, मतलब इस पे आप खुश हो गए। इसमें आपको फिर भी एक बार सोचना तो पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है।
ऐसे क्वेश्चन पे कभी टाइम नहीं लगाना फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा योर एम इज टू स्कोर अ बेयर मिनिमम सेट ऑफ मार्क्स, ठीक है। मतलब मैं बच्चों को हमेशा बच्चों ऐसे समझाता हूँ कि जब आईआईटी का पेपर दे रहे हो ना, पहला टारगेट होता है कि आईआईटी में पहुंच जाओ, फिर दूसरा टारगेट है कि ब्रांच सोचो कि क्या ब्रांच इंप्रूव हो रही है। तो पहले आईआईटी में पहुंच जाओ, फिर एफर्ट उस पर करना है कि हाँ ब्रांच कौन सी आएगी। ये ना हो कि ओवर स्मार्टनेस में पहुंचे ही ना हम आईआईटी तक, राइट। तो इस पे टाइम लगाना नहीं बनता था 7th पे। तो अब हमारे कितने हो गए, बट हाँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें ये पता है कि इतना कुछ मुश्किल कुछ नहीं था। तो ये 5 इजी 2 मीडियम हो गए, है ना। इजी इजी, ये भी आई थिंक देखा हुआ क्वेश्चन है, कहीं कहीं आया हुआ है तो फिर तो वैसे इजी हो गया। 10th 10th को आई वुड से कि एक ऐसा केस हो गया जिसमें कि अब ऐसा भी होगा कि जिसमें आप ट्रिकी कह लो कि आपने ट्राई किया और आप गलत कराए, है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इजी मीडियम हार्ड 100% क्लियर डिमार्केशन कर दें और वो कर लें। मतलब मेरे सेंस में तो जैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं था लैंग्वेज से कि कहीं पे आप अटको, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वही थी। और सिचुएशन भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईआईटी वाले कॉम्प्लिकेट करके देते। कहा क्या सिचुएशन तो यही है कि दो पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, अगर मैं इसको सीधा टेक्स्ट फॉर्म में लिख दूं कि 2 cars आर अप्रोचिंग ईच अदर, दे मीट इन दिस टाइम, स्पीड ऑफ 1 car इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अदर कार। यही है ना क्वेश्चन तो, है ना। तो और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये ऐसा कह लो कि ये अब अगर आपका गलत हुआ है तो आप उस टाइम पे इसको बस जो भी मान लो कि जो हम, ये वो केस हो गया कि परफेक्ट पेपर तो नहीं होता, कहीं ना कहीं तो मार्क्स कटते ही हैं हमारे, तो ये वैसा कुछ होता जहाँ पे आपके मार्क्स जाते। तो इसको मीडियम में डाल दो चलो फॉर द टाइमिंग, ठीक है। तो क्या हो गया 7-3, ये मीडियम तो है, एकदम से नहीं करने वाला था। 7-4 किया हुआ है ना। 8-4 9-4 10-4 हार्ड हार्ड। तो ये तो इनफैक्ट हार्ड जो छोड़ना ही था, क्यों प्लास्टिक कोलिजन लिखा आ गया, तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगाना था, हमें नहीं पता कुछ नया पूछ लिया गया। तो 12-4-1 11-4-1 10-4 10 ही हुए थे वो, ठीक है। 10-4-1 ये 12-4-1 अब हो गया, ये ये हार्ड हो गया। तो 12-4-2 हार्ड, 12-4-3 इजी, 13-4-3 15-4-3। अब सी माय सेंस इज अगेन, इमेजिन अ क्वेश्चन लाइक दिस, दूर से देख के पता चला यार इसमें क्या पूछा होगा, फॉर्मूला ही होगा, फॉर्मूला से ही कंपेयर करना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी पढ़ा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑप्शन ही देखी है जो लिखा हुआ है R12 - R1 और ये सब। क्या सही है इसमें या कुछ और है, इसी टाइप का है। मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है ना, वर्सेस जो हमने ऊपर बात की थी उन क्वेश्चंस को करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है, राइट। तो ये तो अब आपके पास लिबर्टी है, ठीक है। मतलब कि कुछ फैक्टर तो यहाँ पे लक आ गया कि सबके सेट्स में, यहाँ तो चलो शफल नहीं था, बट नॉर्मली जब आप टेस्ट दोगे तो शफल्ड आता है, सबको अलग अलग सीक्वेंस में आएगा। तो एक तो लक फैक्टर आ गया, किसी को हो सकता है हार्ड क्वेश्चंस पहले आ जाए, किसी को इजी आ जाए। बट दूसरी बात यह है कि आपको खुद नोइंगली इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हम किस नंबर पे पहुंचे थे बच्चों फाइनली, 15-4-3, ठीक है ना। तो हम इस पे पहुंचे थे 15-4-3। क्या मार्किंग स्कीम थी, मल्टीपल में अलग होएगी ना बस, +3 और 4 वाली थी मार्किंग स्कीम, मल्टीपल थे कितने, 7 होंगे शायद। मल्टीपल में तो मैं जहां तक देख सकता हूँ सारे, एक हार्ड हो गया ये 19, ठीक है। कितने बने उसके अकॉर्डिंग,
हाँ ये हार्ड हो गया, मल्टीपल में 2 हार्ड है, ठीक है। एक मिनट, इसको स्प्लिट करके लिख लो। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ये तो 0 ही है। ये बना सिंगल और मल्टीपल का स्प्लिटर, ये वाला ऐसे था स्प्लिटर, ठीक है। जब आप बच्चों मेरे से पूछते भी हो ना कभी, फिर मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे से कोई भी पेपर का पूछोगे, ठीक है, कि कैसे सर कितने मार्क्स आने चाहिए, दिस इज व्हाट आई विल डू। आपने देखा होगा, इसलिए मैं आपको एकदम नहीं कभी बताता, क्योंकि देयर इज नो वे, आई विल हैव टू डू दिस, ठीक है। तो अब ये लगाना जरा, मार्क्स कितने बने, ये कितने मार्क्स का हुआ पार्ट, ये सारे सिंगल चॉइस हो गए ना, मतलब पहले तो ऐसे लगाओ, हाँ। ये कितने मार्क्स बने, ये इजी वाला पोर्शन हुआ, 10 इंटू 3 30, 5 इंटू 4 50 मार्क्स का इजी था, ये 12 मार्क्स का मीडियम था, और ये 11 मार्क्स का हार्ड। ये इस पेपर का स्प्लिटअप था, ठीक है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे फिर भी इजी की परसेंटेज ज्यादा है, नॉर्मली जो पेपर होता है उसमें इतनी नहीं होती, थोड़ी सी इधर चली जाती है। मतलब नॉर्मली जो होता है, अगर मैं वेरी वेरी जनरली बोलूं कि आईआईटी का पेपर कैसे बनता है, तो वो 40 30 30 टाइप्स होता है परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो अब बच्चों सीधी बात ये है कि ये 50 मार्क्स तो इजिली अचीवेबल थे, ठीक है, अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं। इसमें भी एक थोड़ा सा स्कोप ऑफ एरर ले लो कि एक आधा क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, तो विच मीन्स कि इस टेस्ट में अगर जो बेयर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे वो 40 होने चाहिए थे, 40 से कम तो सवाल ही नहीं, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने देखा पेपर, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जो सीधा होने ही चाहिए थे, तो डेफिनेटली आपके ग्रेटर देन 40 होने चाहिए थे। अगर हम एम करते हैं समथिंग लाइक रैंक लेस देन 1000, ऑल इंडिया रैंक, तो आपका स्कोर 60 से ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस पेपर की वो एनालिसिस। बच्चों आईआईटी के पेपर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली ये होती है कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। नॉलेज इज वन स्मॉल पार्ट, मेजर पार्ट इज योर वे ऑफ हैंडलिंग द पेपर, ठीक है। मेरे को ना मतलब somehow I clearly remember this thing कि मतलब आईआईटी में, मतलब जब मैं गया था तो वहाँ के प्रोफेसर ने बात बोली थी, एक बार कोई वो डिस्कशन कर रहे थे जेई से रिलेटेड कि पेपर कैसे बनाया जाता है। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि वो किस, क्या बहुत ही अच्छा सिस्टम है जैसे आईआईटी का पेपर बनता है, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा है, फिर बताऊंगा आपको। तो वो कह रहे थे कि वो उनका सीधा कहना है कि वी नीड स्मार्ट पीपल, वी डोंट नीड स्टडी वॉर्म्स, ठीक है ना। कि उनको ये नहीं चाहिए कि भाई जो सिर्फ किताबी कीड़े हैं और पढ़ी जा रहे हैं, उनके लिए तो ये एक, वो कह रहे हैं कि हमने आपको प्रॉब्लम दी है, आप इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करके दिखाओ, हमें तो ये देख, ठीक है ना। तो इसलिए वो पेपर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। वो उन्होंने, सी हार्ड इजी तो सबके लिए होता है, आपको ये बात समझनी है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रेशो सबके लिए ऑलमोस्ट इतनी है, ठीक है। ऑल एटमोस्ट एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्टूडेंट्स, बट ब्रॉडली यही रहता है। तो अब आप घर जाके भी हमेशा ऐसे एनालिसिस करो कि आप देखो कि भाई इसमें से इजी में से आप कितने गलत कराए, ठीक है। और आप देखोगे कि होंगे, आई डोंट थिंक किसके 50 से ऊपर थे मार्क्स, चलो अगर थे वेरी गुड, तो मतलब ज्यादातर लोगों के नहीं थे। होता क्या है, आप फिर देखो कि हम क्या करते हैं कि जो इजी मिक्स बीच में आते हैं, हम बीच में कहीं ना कहीं जो हार्ड वाले आए उन पे टाइम वेस्ट करके अपना वो सारी मतलब टेम्परामेंट को खराब करके हम आगे वाले खराब कर लेते हैं, उसी चीज को अवॉइड करना। मतलब मैं आपको बच्चों फ्रैंकली ये बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11th में पूरी 11th ले लो, सिर्फ इतना सीख जाओ कि जो शुरू वाले आसान करने हैं, बहुत है। मीडियम हार्ड एक भी क्वेश्चन टच भी ना करो पेपर का, तो भी आप क्लास 11th में आपने बहुत अच्छी तैयारी कर लिया है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस ऐसा है कि ये मीडियम हार्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी क्लास 11 से ही ज्यादा बनते हैं,
जो क्लास 12th की, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर राइट नाउ, जो क्लास 12th की फिजिक्स है ना, वो इट हैपेंस टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे जैसे मैं यहाँ आपको कहता ना कि ये देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है, क्लास 12th के हर क्वेश्चन पे ऐसा ही होता है। वहां पे एक नई सिचुएशन बिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप वो नई सिचुएशन बिल्ड करते हो वो आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है। क्लास 11th में इट इज वेरी, तो इसलिए क्लास 12th में आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। क्लास 11th में अगर आपको याद होगा मैंने 40% बोला था ना पहले भी, क्यों बोला था? वही, इजी वाला कर दो, बहुत है, मीडियम हार्ड तो छेड़ो ही मत, ठीक है ना। एंड उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं कि एक बार आ गए थे। क्यों? वो तो इसलिए भी आ सकते हैं कि बाई चांस सब सीक्वेंस इस तरह से हो कि आपने आसान वाले पहले कर ली, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इस हिसाब से ऑल्टर नहीं होनी चाहिए पेपर की, कि कि भाई कि शुरू में आसान आ गए या बाद में आसान है। एंड उसको लेके कोई लॉजिक मत बनाना कि भाई एंड में आसान आता है, किसी को नहीं पता है, तो टोटली रैंडम है जो पेपर बनता है। हाँ जी, और क्या था? चलो बच्चों ऐसा करते हैं, अब आप बताना, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप मेरे को बताते जाओ, इजी मीडियम हार्ड। इसमें भी चलो अपना एफर्ट कर रहे हैं तो इसमें भी लिख ले। इसमें भी पैटर्न यही था ना बच्चों, दो टाइप के थे ना। हाँ जी, पहला इजी, दूसरा फटाफट बता, ठीक है। क्योंकि सीधा पता है आपको कि क्या करना है ना। ये तो मुझे लग रहा है डायमेंशनली भी शायद हो सकता है। क्यों? बी और सी में एक तरफ क्यू एक्स है, एक तरफ पी एक्स है, तो डायमेंशन तो अलग ही हुई। नहीं, मतलब मेरे ख्याल से सबकी डायमेंशन अलग अलग ही बन रही है, चारों ऑप्शंस की, तो उससे भी कर सकते हो। और नहीं तो खैर इसमें तो इतनी बात ही नहीं है, पता ही है सीधा आपको क्या करना है ना। हाँ जी, चलो। हाँ वैसे तो मॉड्यूल का ही है, कहीं तो पता नहीं, मैंने भी ऐसा लग रहा है कि देखा हुआ है, बट चलो मान लेते हैं कि हाँ हाँ, आया तो था कुछ ऐसे। हाँ चलो इसको डाल दो, मतलब ऑब्वियसली इसको फर्स्ट टाइम पे नहीं करना चाहिए, है ना। 9 और 1 बना था ना। 11th स्ट्रेट फॉरवर्ड, 12th, 13th अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। किया हुआ है ना। 16th, 17th भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्स्ट टाइम में पता है क्या करना है। तो हमारे 17 क्वेश्चंस में तो सिर्फ एक था जो छोड़ने वाला था। मल्टीपल, ये इजी, ये करा ही इतनी बार हुआ है। हाँ, हम्म हम्म, तो इजी में आ गया ये, इजी, ये भी इनफैक्ट आई थिंक करा हुआ है ना, प्रीबी में पता नहीं किसमें था। ये
तो सीधा ही है ना क्या? 24th 24th अगर पहले किया हुआ है तो इस टाइप का, तो फिर तो सीधा ही पता है आपको क्या करना है। कराया हुआ था ऐसा कुछ सिमिलर सा। 25 इसमें भर के कैलकुलस था ना, मैंने आपको बताया ही था कि हाँ ऐसा ही है टेस्ट। ये हाँ सेम ही लग रहा है मुझे, 25-26 सेम है। हाँ चलो अच्छी बात है। और ये अच्छा, आपने अमेरिका है हाँ, तो क्या है, ए एक्स दिया हुआ है, स्पीड पूछी है, निशान है तो किया हुआ है हमने। क्या करना था, v²/2 वाला केस बनता एरिया, मतलब ना किया होता मैं इसको पक्का मीडियम में डालता, बट तो कराया ही था मैंने आपको डायरेक्टली। कौन सा एरर से करना था भाई ये? सी देखो, जैसे ही कहीं पे इतनी छोटी वैल्यू दिखे इसका मतलब है वो एरर से करना है। ये मुझे नहीं याद अब, बट चलो मतलब सोच के तो मुझे लग रहा है कि उससे अगला ही टेस्ट चैप्टर एरर्स था। ये हो सकता है हाँ, मे बी। तो एनीवेज मतलब आई थिंक ठीक है, तो वो नहीं था तो चलो, ये तब मुश्किल था करना। अगर वो किया हुआ था तो ये तो फिर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x=3 to x=15, क्या करना था? पर एक बार कुछ तो सोचना पड़ेगा, है कुछ भी नहीं, बट एक बार आपको, जैसे मैंने आपको हिंट दिया हुआ था पहले ही कि ग्राफ में हमेशा स्लोप और एरिया की टर्म्स में सोचो, है ना? तो इसमें अगर आप एक एरिया लोगे, सबसे पहले तो मुझे एरिया का हिंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि डायमेंशनली एरिया से ही बनेगा, स्लोप से तो बन नहीं रहा टाइम, है ना? तो डायमेंशनली एरिया से बनेगा। अब एक कुछ इस पे थॉट देना पड़ेगा कि एरिया अंडर, मतलब ऐसे लेना है या इस तरह लेना है, अंडर विद बाय एक्सिस लेना है या विद एक्स एक्सिस लेना है। वो ऐसे कि देखो, एरिया नॉर्मली क्या होता है, जब आप इस तरीके का ग्राफ लेते हो तो बाय एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स। ऐसे ही मतलब जब ये वाला एरिया लेना है तो ये होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स। अगर आप कहते हैं कि आपको ये वाला एरिया लेना है तो क्या लिखते हैं आप, इंटीग्रल एक्स डी वाई। तो बस वो सोचना था कि क्या लिखा जाए। तो जैसे अगर मेरे को यहाँ पे ऐसे वाला एरिया लिखना होता तो वो तो बनता इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ 1/v, जो कि थोड़ा तो अजीब सा बन रहा है। एक बार दूसरा लिख के देख लेते हैं, वो क्या बना, 1/v इंटू इंटीग्रल डी एक्स। ये सीधा ही बन गया, डी एक्स कट गया तो ये इंटीग्रल डी टी बन गया। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आईटी टाइप्स क्वेश्चन है। हाँ ये मीडियम में डलना चाहिए हाँ। कितने हो गए मीडियम में? 3 हो गए, ठीक है। कोई ट्रैक रख रहा है ना, मुझे नहीं ख्याल कितने हो गए। 30th इसमें क्या मुश्किल है? वी एक्स ग्राफ है, एक्सेलरेशन पूछी है, इसका मतलब क्या यूज होगा, वी डी वी बाई डी एक्स। वी तो हमें क्या पता है, वी ना तो हमें इस ग्राफ की शेप के बारे में कुछ बताया है।
ओके अच्छा चलो, एनीवेज मैं अभी करवा रहा हूँ बच्चों, टेस्ट के हिसाब से इसको किस में डालोगे, मीडियम या हार्ड, मतलब सीधी बात, जो फर्स्ट इंस्टेंट पे तो नहीं पता चला ना क्या करना है, सोचना पड़ेगा ना, पेन चलाना पड़ेगा ना, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं कर। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम वो करते हैं जहां देखते साथ दिख गया कि भाई हाँ ये, राइट। तो एक मिनट, और आगे ये वाला, particle A moves from rest, moves along a straight line, part acceleration in 10 seconds, ठीक है। पार्टिकल बी भी सेम कर रहा है, बस ये डिले है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट टाइम t इक्वल टू 15 सेकंड्स। मीडियम तो है, मतलब एकदम सोचना तो पड़ेगा कि सीधा तो नहीं दिखा कि ये फॉर्मूला लगा दिया कि तो बन जाएगा, जो तो जब आप इक्वेशंस लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि सीधा सीधा क्या रिलेशन बनता है ना। कोई मीडियम का रख रहा है ट्रैक, 5 हो गए मीडियम में, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, बट चलो ये फर्स्ट स्टेप था, इसमें इतना क्लियर कट ये नहीं हम अप्लाई करते, उतनी जल्दी तो भी आदत ही नहीं पड़ती, बट अब इवेंचुअली बच्चों आप, आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि कैसे इसको करना है। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन बचा है, हमें कर्व का नॉर्मल दे दिया पॉइंट पी पे, P4, so this value is 3, this is 4, कोई बाई कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ, हाँ वो तो देख लेते हैं, मतलब अभी तो नहीं दिया हुआ राइट। तो दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच वी हैव राइट, इसके हिसाब से ही हमें सोचना पड़ेगा। तो ये तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, तो इसको v इंटू स्लोप करना है राइट। मुझे ये नॉर्मल दिया हुआ है जो 4 से पास कर रहा है, मतलब ये जो है ये 1 है, ठीक है, नीचे वाली लेंथ। ओके बच्चों मुझे बताओ ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, सी, एक तो मुझे अगर स्लोप निकालनी है तो स्लोप के लिए मुझे इस एंगल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंगल मेड बाय टेंजेंट विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ अपनी कि दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा, तो उनके दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी थीटा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई, नॉर्मल, ये मैं पढ़ा हुआ है बच्चों कि टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई, वर्टिकल वाली, है ना। तो विच मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो दो एंगल मैंने दिखाए हैं ये भी थीटा होगा, है ना। तो इनको ही यूज करना पड़ेगा। अब ये है मेरी वेलोसिटी v, इस ग्राफ से v क्या बन गया, क्या v 1/tan थीटा बन गया, करेक्ट हो गया। तो क्या करना था हमें, v इंटू स्लोप, स्लोप क्या है tan थीटा, तो क्या बन गया 1/tan थीटा इंटू tan थीटा, तो क्या बन गया 1/,
क्लियर? दिस इज समथिंग जो अगेन मतलब करके पता चला है ना, उससे पहले लास्ट स्टेप तक पहुंचने से पहले नहीं पता था कि हमारा आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, इतना समझ आता है कि यार यही दिया हुआ है तो इसी को यूज करना पड़ेगा, और कुछ तो है नहीं। अगर तो कोई कर्व की इक्वेशन दी होती या कुछ होता तो शायद उसकी टर्म्स में होता। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे टाइम कभी नहीं लगाना। आगे बस समझ। देखो मैं वही कह रहा हूँ, तो फर्स्ट टेस्ट था, इस पे हम नहीं लगाते ये चीजें। धीरे धीरे आई थिंक आपको हैबिट डल जाएगी। हम ये भी सीखेंगे इवेंचुअली कि ऑब्वियसली जो इजी कर रहे हो तो इजी में भी आ, ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब विद टाइम आप सीखोगे कि टाइम कैसे बचाना है ना। अभी वो एम ही नहीं है अभी हमारा, ठीक है। एडवांस के टेस्ट में बच्चों, स्पीड इज नॉट एट ऑल योर एम इज ओनली वन, क्या? आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, दैट इज इट। दिस इज आवर ओनली टारगेट ऑफ क्लास 11। आगे बात समझ है ना? तो मतलब जो टेस्ट के बाद एनालिसिस भी करना है वो यही करना है, ठीक है। मैं मतलब ये पक्का करा करूंगा बच्चों कि ना, कि हम चाहे टेस्ट डिस्कस करें ना करें, ये तो पक्का करेंगे कि इजी मीडियम हार्ड आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो उससे आपने अपने आप को कंपेयर करना है। और बिल्कुल शुरू में बच्चों अभी इतना एक्यूरेटली नहीं होगा इजी मीडियम हार्ड, थोड़ी बहुत उसमें होएगी कंफ्यूजन। आफ्टर द टेस्ट करना बहुत आसान होता है, उस चीज को भी टेस्ट के प्रेशर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, मतलब वो तो वो चीज भी सीखनी है हमें। हम्म नहीं, देखो बच्चों, एक ये चीज ना, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कभी जनरली उतना टाइम नहीं मिलता कि हमने जो कर लिया उसको दोबारा करो। अगर आप करोगे भी तो कितने क्वेश्चंस कर पाओगे? दो तीन कर पाओगे, है ना? पांच छह कर लोगे, एडवांस में तो जनरली टाइम ही नहीं बचता। तो ये तो बच्चों हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कि भाई जब आप अटेम्प्ट करो तो वो एक ही अटेम्प्ट में सही होना चाहिए। मतलब जनरली यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रिविजिटिंग द इजी क्वेश्चंस। वो तो एक बार में जो हो गया सो हो गया, ठीक है। हाँ, जहां पे मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मान लो इजी क्वेश्चन ही था, आपने करना शुरू कर दिया और आपको इन बिटवीन लगा कि नहीं यार इसमें तो कैलकुलेशन बड़ी है, बट स्टिल आपको दिख रहा है कि शायद हो तो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई मार्क फॉर रिव्यू टाइप्स करके, उसको बाद में देख लिया। अदरवाइज नहीं, मतलब जिसका आंसर निकाल लिया आपने, सीधी बात है, चाहे सही निकला चाहे गलत निकला, उस पर दोबारा नहीं जाना। अब मैं बता रहा था ना कि आगे वो कर रहा हूँ मैं सेटिंग। नहीं नहीं, मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा ना जो पीडीएफ डलती है वो बहुत ही गंदी सी होती है, उसमें तो बहुत पेज होते हैं। हाँ, वही मेरी इनसे बात चल रही है कि उसको रिफाइन करो पीडीएफ को, कि प्रॉपर बन जाए। हाँ, फिर तो यहीं से मिल जाएगी। हाँ, फिर तो आप ले सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी। चलो ठीक है बच्चों। कौन सा करो, वो भी कर ही लेते हैं। क्या था वो? एक्सेलरेशन। चलो वो तो मैं आपको भी भेज देता हूँ, एक्सेलरेशन वाला। रेंज वाला कौन सा था? इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम रेंज, जिसका वो कुछ बना था एंगल आंसर, वो अल्फा प्लस टू थीटा, पता नहीं टू थीटा। ये दोनों मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसमें कुछ करवाने वाला नहीं है, सीधा स्टेप्स है। स्टेप्स ज्यादा है उनमें गलती हो जाती है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा उसमें, ठीक है। चलो होमवर्क 3A। 3A में से बताओ क्या करोगे सारी? हाँ, काफी तो हो ही गए थे उसके वो, तो 3A कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है एक्सरसाइज 3A कंप्लीट।